हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी फॉर स्टडी। आज हम बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्थानीय स्वशासन। हमारे संविधान में स्थानीय स्वशासन के लिए दो प्रावधान किए गए हैं। पहला है पंचायती राज और दूसरा है नगर पालिकाएं। आज हम बात केवल पंचायती राज के बारे में करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पंचायती राज में इसमें एक राज्य शब्द अलग से जुड़ा हुआ है, तो राज्य शब्द अपने आप में जो है वो 3 शर्तों को पूरा करता है। पहला है कि उसके पास या तो कर लगाने की शक्ति होनी चाहिए, दूसरा है कि उसके पास योजना बनाने उसे क्रियान्वयन करने का भी अधिकार हो, तीसरा है कि वह अपना सुरक्षा दल गठित कर सके और उसका संचालन भी कर सके। और ये तीनों ही शर्तें पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में केवल ग्राम पंचायत ही पूरा करती है। ये कर लगा सकती है, उस पर योजना बना सकती है और उस पर अमल भी कर सकती है, और ग्राम रक्षा दल के माध्यम से अपनी सुरक्षा की भी व्यवस्था कर सकती है। और ये तीनों ही चीजें ना तो पंचायत समिति कर सकती है और ना ही जिला परिषद। नेक्स्ट हम बात करेंगे गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा की, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की। उन समितियों के नाम जानेंगे जो पंचायती राज से संबंधित हैं, और 11वीं अनुसूची के 29 विषयों की, और भाग 9 में शामिल आर्टिकल्स की। जो भी 16 आर्टिकल्स हैं इस अध्याय से संबंधित, उन आर्टिकल्स को भी हम एक नजर देखेंगे। तब पर चर्चा करने से पहले हम देखेंगे पंचायतों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। तो अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय जो प्राचीन काल में थे, वो सभा के रूप में मौजूद थे। इन्हीं के माध्यम से ग्राम समुदाय अपना शासन चलाते थे। समय बदलने के बाद सभा ने पंचायतों का रूप ले लिया, और साथ ही साथ पंचायतों की भूमिका और काम में बदलाव समय समय पर आते रहे हैं। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। इन निकायों को बनाने की दिशा में उन्होंने पहल की, और उस वक्त इसे लोकल बोर्ड कहा जाता था। इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी गति से हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज्यादा कारगर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से, जो 1919 में आया था, अन्य प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनी, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी ये प्रवृत्ति जारी रही। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता का विकेंद्रीकरण का कारगर साधन हो सकता है। उन्होंने पंचायत को सहभागी लोकतंत्र स्थापित करने के साधन के रूप में देखा। दिल्ली में बैठे गवर्नर के हाथों में उस वक्त जो है बहुत ज्यादा शक्तियां हुआ करती थी, इसलिए बहुत जरूरी था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। समय पर इसकी मांग भी की गई और अनेकों प्रयास भी हुए। इसके बाद हम देखते हैं जब संविधान बना तो उसमें क्या प्रावधान किए गए। तो जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का जो विषय था वो राज्यों को सौंप दिया गया, और संविधान के नीति निर्देशक तत्व में पंचायतों के गठन का उल्लेख भी मिलता है, जो कि आर्टिकल 40 में मिलता है, मतलब कि अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में वादी योग्य नहीं है। मतलब कि अगर राज्य ने माने या ना माने, उसके लिए राज्यों को बाध्य नहीं किया जा सकता और उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय शासन के मसले में, जिसमें पंचायतें भी शामिल है और जिस पर इतना जोर भी दिया गया, संविधान में उसे उतना उचित स्थान नहीं मिला जितना उसे मिलना चाहिए था। लेकिन इसके भी अपने तात्कालिक कारण थे। पहला ये था कि देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने में था। ऐसे में स्थानीय शासन को शक्तियां नहीं दी गई। दूसरा ये था कि नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते रहे। तीसरा सबसे मेन कारण था कि संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज उठ रही थी, और उनका कहना ये था कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और भेदभाव का बोलबाला है। इसी के चलते स्थानीय स्वशासन में वे प्रावधान नहीं किए गए जो आज वर्तमान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन से 1993 से लागू कर दिए गए। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु भारत में ऐसा माहौल में यह उद्देश्य जो है वो धूमिल हो जाता है। लेकिन ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि किसी भी सदस्य ने विकास योजनाओं में जन भागीदारी के महत्व से इनकार नहीं किया। भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत हो, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि गांव में गुटबाजी तथा अन्य बुराइयां मौजूद है, और उस स्थिति में ऐसा करना शायद सही नहीं होगा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, और इससे पहले भी जो है वो कई प्रयास हो चुके थे, तो उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था कि स्थानीय विकास की गतिविधियों में जनता की भागीदारी को बढ़ाना, वो इसके नाम से ही समझ में आता है। दूसरा ये था कि कुछ प्रदेशों में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई गई, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र।
अब तीसरा जो है वो इस बात की ओर इंगित करता है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी क्यों, क्योंकि उस वक्त पंचायतों की निर्भरता जो है वो राज्य और केंद्र सरकार पर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बहुत से तो इसे अपनाना ही नहीं चाहते थे। फिर है चौथा, 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के पुनर्विलोकन की शुरुआत हुई। पांचवा, 1989 में पीके तुंगन समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। अब देखिए 1989 में एक और चीज़ हुई थी, जो संविधान में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण है, वो राजीव गांधी के प्रयासों से 1989 में 64वां संविधान संशोधन के द्वारा ही उसे अपनाया गया था। अब हम देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, वो पारित कर दिया गया और 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू कर दिया गया, और यही कारण है कि 24 अप्रैल को ही पंचायत दिवस मनाया जाता है। अब इस संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और इसके साथ ही 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय शामिल थे। भारत में पंचायती व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें ग्राम सभा ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव। हम बात करेंगे गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा के बारे में। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र आसानी से और स्वराज की अवधारणा के साथ कार्य तभी कर सकता है यदि वह विकेंद्रीकृत किया जाता है। वह सत्ता का केंद्र शहरों से गांव की ओर ले जाना चाहते थे। शासन की विकेंद्रीकृत प्रणाली की संकल्पना करते समय गांधी जी ने अपने महासागरीय वृत्त मतलब कि ओशनिक सर्कल का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन पिरामिड की भांति नहीं होगा जिसका शीर्ष तल पर टिका हो, यह महासागरीय वृत्त की भांति होगा जिसका केंद्र प्रत्येक व्यक्ति होगा। वो चाहते थे कि लोकतंत्र का खंड बनाने में गांव होने चाहिए, गांव में निर्वाचित पंचायतें हों जिसके द्वारा कार्य का प्रबंधन हो सके। गांधी जी का मानना था औद्योगिक समाज वस्तुओं के असीमित उत्पादन पर आधारित है, इससे लालच पैदा होता है, प्रतियोगिता बढ़ती है और इसका अंतिम परिणाम जो है वो युद्ध होता है। गांधी जी के लिए स्वनिर्भरता का विचार क्या था? उनका मानना था एक व्यक्ति, गांव और देश तभी स्वतंत्र हो सकता है जब वह स्वनिर्भर हो। गांधी जी ने हस्तशिल्प विशेषकर कताई बुनाई पर विशेष महत्व दिया। हस्तशिल्प विकास से व्यक्ति और गांव के समग्र संसाधन में वृद्धि होगी, दोनों स्वनिर्भर और स्वविनियमित बन जाएंगे। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय शिल्प को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्वतंत्रता की संकल्पना के साथ जोड़कर उस पर ग्रहण लगने से रोका। उन्होंने लोगों से कहा वैसा कपड़ा तैयार करें जो अंग्रेजों के द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने चरखे को उसका प्रतीक बनाया, मतलब कि उन्होंने सूत को तैयार करने के लिए बोला, क्योंकि वो अंग्रेजों के द्वारा तैयार नहीं किया जाता था। इस तरह साधारण चरखे को चुनौती का प्रतीक उन्होंने बना दिया और आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का अहिंसक और सृजनात्मक हथियार बन गया। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के भाग 9 में शामिल पहले बात करते हैं अनुच्छेद 243 की, जिसमें परिभाषा है। फिर है आर्टिकल 243A जिसमें ग्राम सभा के बारे में कहा गया है। अब ग्राम सभा क्या होती है? अब ग्राम सभा वो है जैसे किसी ग्राम की निर्वाचन नामावली है, उसमें जितने व्यक्तियों के नाम दर्ज होंगे उन्हें ही सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। फिर आर्टिकल 243B इसमें पंचायतों का गठन के बारे में की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे 4 स्तरीय, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर अंचल पंचायत, उससे जस्ट ऊपर आंचलिक परिषद, फिर सबसे ऊपर है जिला परिषद। फिर आर्टिकल 243C पंचायतों की संरचना। अब पंचायती की संरचना के बारे में जो है वो राज्य विधानमंडलों को शक्ति दी गई है कि वो उनकी संरचना के संबंध में जो है वो उपबंध कर सकती है। फिर है आर्टिकल 243D पंचायतों का आरक्षण। अब पंचायतों में जो है वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में, और इसमें ही 1/3 सीट जो महिलाओं के लिए भी आरक्षित होगी। अब कुल जो सीट होंगी पंचायतों की किसी भी राज्य की, उनमें से जो 1/3 जो स्थान है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ही होंगे। और ये प्रावधान मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि राजीव गांधी के प्रयास से 1989 64वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। अब ये जो आरक्षित स्थान है इनको जो है चक्रानुक्रम में आवंटित किया जाता है हर 5 साल में, लेकिन जो तमिलनाडु है वहाँ पर ये जो चक्रानुक्रम की पद्धति है वो 10 वर्ष में अपनाई जाती है। फिर है आर्टिकल 243E पंचायतों की अवधि 5 वर्ष की होती है और अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है चुनाव करवा लेनी चाहिए, लेकिन अगर समय से पहले मतलब कि 5 साल से पहले अगर ये भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है। फिर है 243F निहरताएं।
इसमें क्या है कि जिसने 21 साल की आयु पूरी नहीं की है वो सदस्य नहीं बन सकता। फिर कोई राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन वो अयोग्य हो। फिर है आर्टिकल 243G, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। देखो, राज्य विधानमंडल को ये शक्ति दी गई है कि वो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे जिससे वो स्वायत्तताओं के रूप में कार्य कर सके। फिर है आर्टिकल 243H, पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियां। तो पंचायत के पास ये शक्तियां हैं कि वो कर आरोपित कर सकती हैं और इसीलिए उनके आगे वो राज्य शब्द भी लगा हुआ है। फिर है 243I, वित्त आयोग का गठन। हर 5 साल में राज्यपाल के द्वारा ये गठित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है 243J, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। अब जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो वार्षिक तौर पर राज्य विधानमंडल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। फिर है 243 के निर्वाचन। अब निर्वाचन के लिए सबसे पहले क्या होता है, एक निर्वाचन नामावली तैयार की जाती है और ये निर्वाचन कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। अब उसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अब इस आयुक्त को नियुक्त करेगा राज्यपाल और उसकी सेवा शर्तें भी राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। फिर है 243L, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं वहाँ पे ये प्रावधान जो है लागू होंगे। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लागू होंगे। फिर है आर्टिकल 243M, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। तो किन किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, तो एक आर्टिकल याद रखिएगा 244, जिसमें खंड 1 और 2। तो खंड 1 में अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 में है जनजाति क्षेत्र, तो ये उन पर लागू नहीं होगा। और दूसरा है कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के राज्यों पे। तीसरा है मणिपुर के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे जो है वो जिला परिषद पहले से विद्यमान है। और वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है उसका जो पर्वतीय क्षेत्र में दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद जहाँ पे है वहाँ पे भी ये प्रावधान जो है वो लागू नहीं होंगे। फिर है 243N, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। जो भी ये विधियां पंचायतें ये बनी रहेंगी। फिर है 243O, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। यहाँ पर ये आर्टिकल कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं 11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर। तो देखिए ये 29 विषय स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहे हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन मैं इनको कोरिलेट करने का तरीका बताऊंगी, मतलब कि मैं इन्हें याद कैसे रखती हूँ। देखिए जब मानव के विकास का जो क्रम चलता है वो खेती से शुरू होता है, मतलब कृषि से शुरू होता है, फिर आगे आगे चीजें बढ़ती जाती हैं। तो इसको मैंने ऐसे ही रिलेट करा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले इंसान ने कृषि करनी सीखी, कृषि से संबंधित टॉपिक आ गया। फिर किस पे की, भूमि पे, तो भूमि से फिर उस पे क्या करी, सिंचाई सीखी और अन्य संसाधन सीखे, तो सिंचाई और जल क्षेत्र का विकास आ गया। उसने पशुपालन से डेयरी उद्योग शुरू किया, कुक्कुट पालन किया। उसके बाद मत्स्य उद्योग की पद्धतियां सीख ली, तो मत्स्य उद्योग। फिर सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। तो जब ये कॉमन चीजों से जब वो ऊपर उठा तो उसने वानिकी पे ध्यान दिया। अब 7वें में एक चीज याद रखनी है, लघु। 7, 8, 9 जो है वो लघु वर्ड से ही याद रह जाएंगे। 7 में है लघु वनोपज, 8 में है लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है। फिर 9 में जो है वो 9, खादी को कोई नो नहीं करेगा, तो खाद्य और ग्रामोद्योग। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है 10, अब बस अब थक गए, अब घर आ गए। तो घर का आवास, क्योंकि हम पंचायतों की बात करें इसलिए यहाँ पे ग्रामीण आवास की बात आएगी। अब जब हम घर आते हैं तो हम पानी पीते हैं, सबसे पहले तो पेयजल। अब हम पानी पीने के बाद क्या है, ईंधन और चारा के बारे में सोचते हैं, क्योंकि घर पे पशुपालन है तो उनके लिए चारा भी चाहिए, तो ईंधन और चारा 12 में। अब देखो सड़कों में कोई 13 मेरा नहीं होता, तो 13 में आ गई सड़कें, पुलिया, पुल, फेरे, जलमार्ग और अन्य संचार के साधन। फिर है इन सड़कों पे जो है लाइट होनी चाहिए, तभी तो ये विकास की बात कर रहे हैं। तो 14 में आ गया ग्रामीण विद्युतीकरण, मतलब सड़कों पे लाइट होनी चाहिए, तो 14 में आ गई विद्युत के बारे में। फिर आजकल गवर्नमेंट जो है वो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जो उनको प्रमोट करने की बात करी, जैसे बायोगैस प्लांट हो गए, सौर ऊर्जा हो गई, और कुसुम योजना के तहत जो है वो सौर पंप भी लगाए जा रहे हैं। उसके बाद जब ये सब होगा तो क्या होगा, गरीबों की आय होगी। जब गरीबों की आय होगी तो गरीबी दूर होगी। तो नेक्स्ट 16 आ गया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। अब देखिए मैंने पहले क्यों कहा कि आय होगी, देखिए आय होगी गरीबों की, तो गरीब क्या करेगा, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएगा जो नहीं दिला पाता था। 17 में आ गई शिक्षा की बात। तो सबसे पहले 17 में है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। फिर 18 में आ गई तकनीकी शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पूरी हो जाएगी तो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा, तो तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। फिर उसके बाद 19 में प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, ये भी जरूरी है। फिर है 20, अब हम कर रहे हैं शिक्षा की बात होगी तो एक पुस्तकालय गाँव में खुले, तो 20 में आएगा पुस्तकालय। अब जब इन सब की बात हम कर लेते हैं तो हम अपनी संस्कृति को नहीं भूल सकते, तो 21 में आएगी सांस्कृतिक क्रियाकलाप। और देखिए सांस्कृतिक क्रियाकलाप के
सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल हैं वो है विकास मेले। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे विकास मेला लगता है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे, तो ये हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है। और उसके बाद फिर है 23। अब 23 को हम 24 से याद रखेंगे। कैसे? देखिए, हम दो हमारे दो, टोटल 4, तो 2 और 4। अब है 29 विषय, तो उल्टा नहीं होगा क्योंकि 42 में तो होगा ही नहीं, क्योंकि 39 सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए 24 रहेगा। तो 24 में है परिवार कल्याण। एक ये यहाँ पे परिवार नियोजन की बात करें, तो जब परिवार कल्याण की बात होगी तो उससे जस्ट पहले अस्पतालों की बात होगी। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य, ये आ गए 23 में। मतलब 24 से हमें याद रखना है 23। और फिर जब 24 की हम बात कर लेंगे, परिवार नियोजन की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसमें सबसे पहले महिला और बालकों की बात होगी, मतलब बाल विकास की बात होगी। तो 24 से ही मैं 25 को भी याद रखना है। अब जहाँ महिला और बाल विकास होता है वहाँ पे समाज कल्याण होता ही होता है। तो 26 में आ गया समाज कल्याण। उसके बाद जो है वो जब समाज कल्याण होगा तो हम दुर्बल वर्गों के बारे में भी सोचेंगे। अब जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हम बात करेंगे ये सब होगा कैसे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो 28 में पीडीएस सिस्टम, जहाँ पे सस्ते गले की दुकानें जहाँ से राशन मिलता है। फिर 29 सबसे लास्ट, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। ये सबसे लास्ट है, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। अब हम बात करेंगे समितियों के बारे में, डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल एक नज़र इन समितियों पर डालते हैं। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, इन्हीं की सिफारिशें लागू की गई है। इसी के आधार पर हमारे देश में 23 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। फिर अशोक मेहता समिति 1977 में। इस समय समय पर समितियाँ जो है वो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति 1977, इन्होंने क्या है वो 2 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी, और इन्होंने जो है वो जिला परिषद को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की बात कही थी। फिर है डॉक्टर PVK राव समिति 1985, डॉक्टर ML सिंघवी समिति 1986, फिर है PK तुंगन समिति 1988। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. See you in next video. Bye bye.